एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम शादी से पहले कैसे लड़कों या लड़की के परिवार वालों को परख सकते हैं कि वे लोग कैसे होंगे, उन लोगों का नेचर कैसा होगा। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी से पहले कैसे उन लोगों का अच्छे और बुरे का पता लगाया जाए, चाहे वो शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। हम परिवार में रहकर ही उनके स्वभाव को परख सकते हैं। बाहर से तो हम उनके बोलने चलने और परिवार को देख सकते हैं, लेकिन जब तक उनके साथ ना निभाया जाए तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा। परिवार में समस्याएं तो तभी आती है जब हम उनके साथ रहकर उनके व्यवहार का, उनके नेचर का जब हमें पता चलता है। अगर वे एक दूसरे के भावनाओं को समझते हुए रहते हैं तो वह परिवार सुखी परिवार होता है। और जहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं हो पाता वहाँ झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, डिवोर्स होता है। कई बार तो बहुओं को जला भी दिया जाता है। कई बार बेटियां खुद ही फांसी लगाकर जान देने पर उतारू हो जाती हैं। तो समय रहते अगर आपके साथ कोई ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। अगर आप हर चीज़ में सहेंगे तो आपको अपनी जान भी देनी पड़ती है। अपना उतना ही एडजस्ट करें जितना आप कर सकती हैं। समय रहते आप अपना निर्णय खुद लीजिए और घर परिवार के लोगों की बिन सुने बिन बढ़ते उनके बारे में कोई अपशब्द ना सुने ना बोलें। ऐसा ही घटना कुछ हमारे घर में हुआ था। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी शादी बिल्कुल अनजान जगह पर हो रही थी। हमारे शहर से बड़ी दूर था ये कस्बा था जहां मेरा रिश्ता तय हुआ था। शादी से पहले लड़के से मेरा किसी तरह की कोई बातचीत या कनेक्शन भी नहीं था। मैंने अपने होने वाले पति की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। मेरे माँ बाप ने कह दिया कि हम तुम्हारा रिश्ता यहाँ तय कर देंगे, तो मैंने भी हाँ कह दी थी। पहले तो मैं ऐसे ही खुशी में थी कि मेरा पति खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे मेरे दिल में अजीब तरह के शक और सवाल उठ रहे थे। मुझे बड़ी फिक्र होने लगी थी कि न जाने मैं किस जगह ब्याह कर जाऊंगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा, मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। मैं ये सब बातें सोचती तो मेरी मम्मी मुझसे कहती, मीनाक्षी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे होंगे, ससुर तो तुम्हारे हैं नहीं और सास बहुत सीधी सादी है, एक बिना बाप की बच्ची है, वे तुम्हें क्या कहेगी। तुम बिना वजह अपना दिल परेशान मत करो और मुझसे वादा करो कि तुम ससुराल जाकर उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी, अपने घर वालों का ख्याल रखोगी, सबका मान बनाए रखोगी, अपनी ननद की सहेली बनकर रहोगी। मैंने मम्मी से कहा कि भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे, मैं ऐसा ही करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया था जब मैं विदा होकर अपने पति के घर चली गई थी। शादी की पहली रात अक्षय ने मेरा घूंघट पलटा तो कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराई थी। अक्षय बोला, मैं तुमसे बस एक चीज की उम्मीद रखता हूँ, वो ये है कि तुम मेरे खानदान को आपस में जोड़े रखना, किसी तरह का कोई फर्क डालने की कोशिश मत करना। इस घर में हैं ही कितने लोग, अगर हम घुल मिल जाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत स्वर्ग बन जाएगी, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे और परेशानियां बढ़ेगी। फिर इंसान का यही मुकद्दर बन जाती है। मैंने अक्षय से वादा किया था मैं आपके घर वालों की इज्जत करूंगी और उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी ये बात सुनकर अक्षय खुश हो गया था। मेरा पति एक अच्छा इंसान था, वह मेरा ख्याल रखता था। मेरी माँ की बात बिल्कुल सच साबित हो गई थी। मेरी सास भी बिल्कुल चुप चुप रहा करती थी। वे बिल्कुल सीधी सादी थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक अच्छी औरत थी। वह मेरे सर पर हमेशा हाथ रखकर कहती कि तुम मेरी बेटी हो। सास के लिए खाना लेकर जाती तो मुझे ढेरों सारे आशीर्वाद देती और कहती, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मगर मेरे दिल में एक चीज़ का मलाल जरूर था। वो ये था कि मुझे मम्मी ने कहा था कि तुम अपनी ननद शिल्पा की सहेली बनकर रहना, मगर वह बहुत घमंडी तरह की लड़की थी। वह तो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई थी उसने कभी भी मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। वह सारा सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती थी। मेरा जी चाहता था मैं भी किसी से बोलूं, बात करूं। जब मेरा पति काम पर चला जाता तो घर में मैं बिल्कुल अकेली रह जाती, बोर हो जाती थी। मैं अपनी ननद के कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाती और दरवाजे पर जाती, मगर मेरी ननद ने दरवाजा खोलने की कभी भी हिम्मत नहीं की थी। बस इतना कहती कि मैं अभी आराम कर रही हूँ, आप बाद में आइए। मैं बहुत हैरान होती, इस तरह ये जवान लड़की है और जवान लड़की को कमरा बंद करके बैठने की भला क्या जरूरत थी, मगर मैं मुंह से कुछ भी ना बोल पाती थी। ये सब चीज़ देखकर मेरे दिल में मेरी ननद के लिए थोड़ा सा मैल आ गया था। मैं महसूस करने लगी थी वह अच्छी लड़की नहीं थी। वह अपने ही धुन में मगन रहती थी।
मुझे शादी से पहले ही दिन उठकर किचन में काम करना पड़ा था। मेरी एक इकलौती ननद थी, वह तो इतना कर ही सकती थी। शादी की पहली सुबह मुझे नाश्ता बनाकर दे देती, मगर उसने उस चीज़ की तकलीफ भी ना उठाया, बल्कि मैंने ही शिल्पा को नाश्ता बनाकर दिया था। पहले तो मैंने ये बातें महसूस नहीं की थी, लेकिन अब महसूस करने लगी थी। मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मुझे किचन के सारे काम करने पड़ रहे थे। घर में एक जवान लड़की मौजूद थी, वह इतना तो एहसास कर ही सकती थी कि नई नवेली दुल्हन से कैसे काम लिया जाए। अब मैं भी अपनी ननद से पीछे हट गई थी। मैंने सोचा अगर यही मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करती तो मुझे भी उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है, मैं भी अपने काम से काम रखूंगी, बिना वजह किसी के कामों में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। मेरी शादी को दूसरा महीना था और मैं घर के कामों में इस तरह उलझ कर रह गई थी कि मुझे बनने संवरने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। एक दिन हमारी पड़ोसन घर आई तो कहने लगी, मीनाक्षी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तुम्हें देखकर तो ऐसा कभी भी नहीं लगता कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। तुम जैसी औरतें तो श्रृंगार के बगैर नहीं रहती, वे बहुत जल्द अपने हस्बैंड के दिल से उतर जाती हैं। तुम्हारे हाथ में ना तो मेहंदी है और ना ही चूड़ियाँ हैं और ना होठों पर लाली है और ना ही आंखों में काजल है। क्या नई नवेली दुल्हन ऐसी होती हैं? तब मैं बोली, आंटी मैं क्या करूं, घर के काम इतने होते हैं कि बस मैं उन्हीं में बिजी रहती हूँ। तो पड़ोसन कहने लगी, क्या तुम अकेली घर के काम करती हो? शिल्पा क्या करती है? मेरे लबों पर शिकवा सा आ गया था। मैं बोली, वह सारा दिन बेड तोड़ती रहती है। मेरी पड़ोसन कहने लगी, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वह तो है ही अजीब सी लड़की। इतना कहकर वह तो घर से चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में शिल्पा के लिए नफरत ज्यादा बढ़ गई थी। मेरा जी चाहता था कि मैं अक्षय से शिल्पा की शिकायत करूं और उससे कहूं कि आप हम दोनों के बीच में काम बांट दीजिए। मैं सारा दिन घर के काम में उलझी रहती हूँ, अपने लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती। लेकिन फिर ये सोचा कि मेरा पति मेरे बारे में क्या कहेगा। अभी उसको ब्याह कर आए हुए थोड़े ही दिन हुए हैं और ये मेरी बहन के खिलाफ बातें कर रही है। बस यही सोचकर मैं चुप कर जाया करती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि मेरा पति बड़ी तेजी से मेरे पास आए थे। उन्होंने हाथ में बड़े बड़े पन्नी पकड़े हुए थे। मैं बोली, इन सब में क्या है? तो मेरा पति कहने लगा, आज तुम्हें दिल लगाकर ये सब चीजें पकानी है। आज किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितने पकवान तुम्हें आते हैं तुम सब के सब पका देना। ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई और बोली, क्या बात है अक्षय, हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? अक्षय ने हाँ में सिर हिला दिया था। कहने लगे, ऐसा ही है, मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी आ रही हैं। मेरे पापा की मृत्यु से पहले और बाद में मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी ही जिन्होंने हमें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, क्योंकि वे मेरी बड़ी मौसी के हस्बैंड भी हैं। मेरी माँ उनकी बड़ी बहन है। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर आई थी। मेरी बड़ी मौसी मेरी बड़ी माँ भी हैं और उन दोनों ने माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, कभी कभार हमारे घर पर आ जाया करते हैं। हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करती हैं जैसे वह हमारे सगे माँ बाप हों। आज उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमारे घर पर आने वाली हैं। ये बात मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, इसलिए मैं ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ ताकि तुम्हारी मदद भी कर सकूँ, घर के राशन के लिए चीज़ भी ला सकूँ। अब मेरी बड़ी मम्मी जितने दिन भी हमारे घर में रहेंगी, अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें उन्हें हर तरह से राजी करना है। मैं बोली, अच्छा बड़ी मम्मी बड़े पापा आ रहे हैं तो इसका मतलब है शिल्पा भी बहुत खुश होगी। अक्षय के चेहरे पर थोड़ा सा मायूसी सा छा गया था। वह कुछ सोच में पड़ गया था। फिर छोटी सी हंसी हंसकर बोला, हाँ वह भी तो खुश होगी, इस बात से तो उसने भी खुश होना है। इतना कहकर अक्षय मेरे साथ प्याज काटने में लग गए थे। हम दोनों पति पत्नी पहली बार मिलकर किचन में काम कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। मुझे बिना देखे ही अक्षय की बड़ी मम्मी और बड़े पापा अच्छे लगने लगे थे। उनके आने की खुशी में मेरे पति ने मेरे साथ हेल्प भी करवाई थी, मेरा एहसास भी किया था। शाम के 4 बजे करीब में बड़े मम्मी बड़े पापा आ गए थे। वे मेरे साथ बहुत प्यार से मिल रहे थे। अक्षय से कहने लगे, तेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मुझे उम्मीद है कि तुम उसको खुश भी रखते होगे, इसका दिल बहुत बड़ा है। अक्षय कहने लगा, जी बड़ी मम्मी ऐसा ही है, मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं झटपट में सारे पकवान बड़ी मम्मी और बड़े पापा के सामने सजा चुकी थी। बड़ी मम्मी बड़े पापा कहने लगे, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, मुझे पहले ही पता था ये सब अक्षय ने ही किया होगा। इन सब चीजों की इतनी जरूरत क्या थी बेटा, हम भी तो इस घर के मेंबर हैं। बड़ी मम्मी, हमने कौन सा ये सब मजबूरी के तहत किया है, ये सब तो आपकी मोहब्बत में ही तो किया है। आप खाओगी तो हमें अच्छा भी लगेगा।
बड़ी मम्मी ने सारे खाने को अच्छे तरीके से चखा था और बहुत तारीफें भी की थी। वह कहने लगी, जिस तरह तुम खुद बहुत खूबसूरत हो वैसे ही तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना बहुत अच्छा था। भगवान तुम पर अपना कृपा बनाए रखे, दूधो फूलो पूतो नहाओ। मैंने ये बात महसूस की थी कि बड़ी मम्मी और बड़े पापा आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक शिल्पा अपने कमरे से नहीं निकली थी। उसने बड़ी मम्मी और बड़े पापा से मिलने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैं बर्तन उठाकर किचन में आ गई थी और बर्तन धोने में बिजी हो गई थी। जब अक्षय मेरे पास आ गए थे, वह कहने लगे, जाओ जाकर शिल्पा को बुलाकर लाओ, उसे कहो कि तुम्हारे बड़ी मम्मी और बड़े पापा ने भेजा है, आकर उन लोगों से मिल लो। अक्षय का शब्द थोड़ा सख्त हो गया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया और शिल्पा के कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे पर पहुंची, लेकिन शिल्पा ने अपना दरवाजा नहीं खोला था। मैंने फिर से दरवाजे को बजाए, मगर अंदर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया था। फिर मैं बोली, शिल्पा दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का संदेश लेकर आई हूँ। अक्षय कह रहे हैं कि जल्दी से बाहर आकर बड़ी मम्मी से मिल लो। ये बात सुनकर शिल्पा ने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। उसके माथे पर थोड़े बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, एक तो ये औरत अपने घर में नहीं बैठती, हर दूसरे दिन मुंह उठाकर हमारे घर पर आ जाती है। ये बात मुझे बड़ी हैरान करने वाली महसूस हुई थी। शिल्पा का भाई था, मौसी के आने की खुशी में फूले नहीं समा रहा था, और ये एक थी, वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, उनके पांव तक नहीं छुए। खैर, शिल्पा बड़ी मजबूरी में अपने कमरे से बाहर निकली थी। बड़ी मम्मी को नमस्ते किए और उनके पांव छुए वापस अपने कमरे में चली गई थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, मगर मैंने किसी से भी इसके बारे में बात ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे किसी का जवाब नहीं मिल पाता था। अक्षय से बात करती तो उन्हें गुस्सा आ जाना था। शिल्पा तो ऐसी थी ही, मुझे अपने मुंह भी नहीं लगाती थी। और जहाँ तक बड़ी मम्मी की बात थी, वह तो मेहमान औरत थी, उनसे ऐसी कोई बात नहीं पूछ सकती थी, इसलिए मैं चुप ही रही। अगले दिन अक्षय ने मुझसे कहा था कि बड़ी मम्मी के लिए अच्छे से खाना बनाना है। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने बड़ी मेहनत से नाश्ता तैयार किया था। फिर हम चारों ने मिलकर नाश्ता किया। बड़े पापा का नाश्ता खाना तो मैं उनके कमरे में ही पकड़ा कर आ जाती थी, क्योंकि वह हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, और शिल्पा का नाश्ता भी मैंने उसे वहीं पर दे आई थी। अक्षय खाने से फ्री हुए ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैं बर्तन उठाकर किचन में आ गई थी। मैं बर्तन मांज रही थी जब बड़ी मम्मी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। वह कहने लगी, मैं जब से आई हूँ मैं तुम्हें इतना ही काम करते हुए देख रही हूँ, और शिल्पा तो किसी काम से हाथ ही नहीं लगाती। मैंने ना में सिर हिला दिया था और ज्यादा बात तो नहीं की। मैंने उनको कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह शिल्पा की सगी बड़ी मम्मी और मौसी भी थी। मैं कुछ उल्टा सीधा कह देती तो खामोखा बात का बतंगड़ हो जाना था। बड़ी मम्मी कहने लगी, लड़की न जाने क्या गुल खिलाएगी, भगवान ही जाने घर के चौखट सलामत रखे। मैंने हैरानी से मौसी की तरफ देखा तो कहने लगी, इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? जिस लड़की को घर के कामों में कोई दिलचस्पी ना हो तो क्या करेगी? कोई गुल ही तो खिलाएगी ना। कमरे से अपने निकलती ही नहीं अपने पति से कहकर उसके हाथ पीले करवा दो, उसी में हम सबकी भलाई है। मैं बोली, बड़ी मम्मी अब आप यहाँ पर आई हो तो ये बात आप ही अक्षय के साथ करो, क्योंकि आपकी बात बहुत मानते हैं और आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं। बड़ी मम्मी कहने लगी, कह तो मैं दूंगी, लेकिन शिल्पा का भी बहुत डर है। अगर उसने ये बात मेरे मुंह से सुन ली तो मेरी जान को आ जाएगी। मैं बोली, बड़ी मम्मी आप तो इस घर की बड़ी हैं, और फिर मेरी सासू माँ के बाद आप ही तो हैं। शिल्पा से इस तरह क्यों घबरा रही हैं? वो मेरी तरह गौर से देखकर बोली, जो लड़कियाँ अपने बड़ों की इज्जत ना करें उनसे हर कोई कतराता है। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर उसे हम कोई बात कहेंगे तो हमारी इज्जत उतारने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। ऐसे लोगों के सामने चुप करके ही रहें। मैंने सर हिला दिया और बड़ी मम्मी से पूछा, आप चाय पियेंगी? बड़ी मम्मी ने कहा, नहीं, मैं इस टाइम चाय नहीं पीती, अब जरा आराम करना चाहूंगी। बड़ी मम्मी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद शिल्पा भी किचन में आ गई थी। वो बड़ी उदास सी लग रही थी। कहने लगी, भाभी इस औरत को इस घर से चलता करिए, मेरा दम घुटता है जब ये यहाँ पर आ जाती है। मैं बोली, शिल्पा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वह तो तुम्हारी सगी मौसी भी हैं, तुम्हें चाहिए कि उनके आने पर खुशी मनानी चाहिए। कहने लगी, नहीं, मुझे खुशी नहीं होना, ये औरत अपने घर में ही भली लगती है, यहाँ ना आया करे। आप भाई से कहकर उसे यहाँ से भेज दो। आज पहली बार शिल्पा ने मेरे साथ खुलकर बात कर रही थी। मैं बोली, तुम्हें मौसी अच्छी क्यों नहीं लगती? तो शिल्पा कहने लगी, क्योंकि वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है, हर टाइम भाई से कहती है उसकी शादी करवा दो। मैं बोली, तो इसमें बुराई क्या है? हर लड़की को ब्याह कर अगले घर जाना होता है। मैं भी तो अपना घर छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हूँ। मेरी बात सुनकर शिल्पा के आंखों में आंसू आ गए थे।
ये मंजर मेरे लिए बड़ा अजीब था। मैंने पहले कभी यूं रोते हुए नहीं देखा था। शिल्पा कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, यही मेरा घर है। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और किचन से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर, मौसी को हमारे घर आए हुए 4-5 दिन हो गए थे और मुझे नहीं लगता था कि उनका वापस जाने का कोई इरादा भी है। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने के लिए गई हुई थी। मौसी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। वह छत पर खड़ी होकर इधर उधर ताक झाँक करने लगी थी। मुझे उनकी ये हरकत बड़ी अजीब सी लगी थी। मैं बोली, मौसी आप ये क्या कर रही हैं? तो कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ से लड़के तो नजर नहीं आते। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैं बोली, मौसी आप मुझ पर शक कर रही हैं? मौसी कहने लगी, अरे नहीं नहीं, तुम पर क्यों शक करूंगी? ये जो शिल्पा है ना, मनहूस मारी, कल शाम के वक्त मैंने छत पर आते हुए देखा था। तब से मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है, हो न हो छत पर गुल खिलाने आती होगी। मौसी के शब्द सुनकर लग रहा था शिल्पा के लिए उनके दिल में सिर्फ नफरत है। मैं कपड़े धोते हुए मौसी के तरफ मुंह करके बोली, क्या बात है मौसी, आपको शिल्पा अच्छी क्यों नहीं लगती? वह आपकी सगी बहन की औलाद है। मैंने महसूस किया कि आप अक्षय से तो बड़ी मोहब्बत करती हैं, जबकि शिल्पा आपको अच्छी नहीं लगती। मौसी कहने लगी, मीनाक्षी मुझे शिल्पा इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। वह कैरेक्टर लेस लड़की है। मौसी की बात सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया था। मैं हक्का बक्का सी उनको देखती रह गई थी। मौसी कहने लगी, शिल्पा एक कैरेक्टर लेस लड़की है और वे लड़कों से ज्यादा दोस्ती रखती है। तुम्हें एक बात बताऊं? मौसी कहने लगी, मुझे किसी के लिए गलत बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? आज से 10 साल पहले जब मेरे जीजा की मृत्यु हुई थी, मैं तो यहाँ पर आ गई थी क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने गम में अपने आप को पागल बना लिया था। न बोलती थी, न चलती थी, न किसी से बात करती थी। उसने अपने दिमाग पर गहरा सदमा ले लिया था। अब तो वह सबको पहचानने लगी है और बात करने लगी है। शिल्पा के पापा अचानक मौत से मेरी बहन के दिमाग पर असर हुआ था और तब से वह चुप चुप रहती है। वह न घर में किसी से बात करती है, न ज्यादा बोलती है। यहाँ तक कि वह अपने बच्चों से भी नहीं बोलती। न बेटे से बात करती है और न ही बेटी से बात करती है। सिर्फ जीजा की याद में अपनी जिंदगी बिता रही है। उसके बाद से मैं ही इस घर को संभाल रही थी। मेरे जीजा की अर्थी सुबह ही उठ गई थी। हम सब रो रो कर निढाल थे। हर कोई रो रहा था, मगर मैं उस टाइम खुद को जज्बाती नहीं कर सकती थी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और अक्षय के पास जाकर बैठ गई। मैंने उसे खूब दिलासे दिए और फिर मैं शिल्पा के तलाश में निकल गई। यहाँ वहाँ ढूंढती रही, मगर वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं उसके कमरे में चली गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। शिल्पा किसी लड़के के बाहों में झूल रही थी। उस कमबख्त मारी को इतना भी ख्याल नहीं आया कि अभी थोड़ी ही देर पहले ही तो उसके पापा की मृत्यु हुई है और उनका थोड़े देर पहले ही अंतिम संस्कार हुआ है और मैं ये हरकतें कर रही हूँ। मैं बोली, शिल्पा ये सब क्या है? मेरी तरफ देख कर तो शिल्पा सुन सी हो गई थी। वह तो बुत बनकर मुझे हैरानी से तकती रह गई थी, जबकि वह लड़का तो बड़ा तेज तर्रार निकला था। मुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ। लड़के के जाने के बाद शिल्पा ने भी हिम्मत पकड़ी थी। वह कहने लगी, मौसी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये लड़का कौन था। मैं बोली, अगर तुम्हें पता नहीं था ये लड़का कौन है तो उसके साथ चिपक कर क्यों बैठी थी? वह कहने लगी, मौसी आपको मेरे मरे हुए पिता की कसम है, मुझे रुस्वा होने से बचा लीजिए। मैंने अपने जीजा की कसम सुनकर ये बात दबा ली थी। मुझे तो उस पर शक है, वह अभी भी गलत चीजों में पड़ी हुई है। एक बार गंदी आदत पड़ जाए तो इतनी जल्दी आदत नहीं छूटती। तुम्हें अपने पति की इज्जत का ख्याल रखना होगा, उस लड़की पर ध्यान देना होगा। ये ना हो कि बाद में तुम और तुम्हारा पति बस हाथ मलते रह जाएं। मौसी की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का सी रह गई थी। मुझे आज समझ में आया था कि शिल्पा अपने कमरे में ही क्यों बैठी रहती है। शायद वह फोन पर लड़कों से बातें करती होगी, जब ही तो उसे बाहर आने की फुर्सत नहीं मिलती। मौसी की बातें सुनकर मुझे शिल्पा से बहुत नफरत हो गई थी। जी चाहता था कि उसका ये सच दुनिया वालों के सामने लाकर उसे रुस्वा कर दूं, मगर फिर मेरी आंखों के सामने अक्षय की सूरत घूम जाती थी। वह तो एक अच्छा इंसान था, मैं उसको लोगों के नजरें चुराते हुए नहीं देख सकती थी। कपड़े वगैरह धोकर मैं नीचे आ गई थी। सारा दिन मैं मौसी की बातों में ही निकाल दिया था और ये सोचती रही। रात का खाना पकाते हुए भी मैं चिढ़ती रही। अब मैं नौकरानी की तरह थाली सजाकर उस कैरेक्टर लेस लड़की को खाना देने जाऊंगी। मैंने खाना लगा दिया था। सबके सामने खाना रखकर मैं शिल्पा के लिए भी खाना निकालकर उसके कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने दरवाजे पर पहुंची, मगर फिर सोचा इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे देखना तो चाहिए आखिर वह क्या कर रही है। मैंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया।
तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। सामने ही बेड पर शिल्पा बैठी हुई थी। वह उस वक्त उसका पूरा बदन कुंवारी लड़की की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका पेट बहुत बाहर को आ गया था। ऐसा ही लगता था जैसे वह कुछ ही दिनों में बच्चा जन्म देने वाली हो। उसने जब मेरी तरफ देखा तो वो घबरा गई थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने ऊपर फैला लिया था। फिर वो बड़ी मुश्किल से उठकर मेरे पास आई थी, जबकि मैं तो सुन्न होकर खड़ी थी। उसने मेरे हाथ थाम लिए थे और बोली, भाभी आंखों देखा सच नहीं होता। और मेरी तरफ देखकर बोली, भाभी आंखों देखा सच नहीं होता। आप मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं बोली, पाप नहीं किया तो ये बच्चा किसका है? उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। तभी अक्षय की आवाज आई थी। वो कहने लगा, मीनाक्षी अब बाहर भी आ जाओ। शिल्पा के मुंह में तोड़ तोड़ कर निवाला खिलाओगी क्या? शिल्पा बोली, भाभी बस एक रात की बात है, आप मेरा राज अपने तक ही रखोगी। मैं सुबह सब कुछ सच आपको बता दूंगी। आप जाइए, भाई आपको बुला रहे हैं। मैं तो उसे देखकर अपना होश हवास खोने लगी थी। मैंने जो कुछ भी देखा था वह बहुत गलत था। अगर ये बात जमाने वालों के सामने आती तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। मुझे शिल्पा से शायद नफरत महसूस हुई थी। वह बेहद गंदी लड़की थी। दिल तो कर रहा था मैं उसके माँ और भाई को शिल्पा की असलियत बता दूं, मगर फिर ख्याल आया कि वो मुझसे सुबह तक का वक्त मांग रही थी। मुझे वक्त उसे देना चाहिए। न जाने सुबह वह किसका नाम ले। मेरे सामने न जाने वह कौन सा आदमी था जो उसके साथ इस पाप में शामिल था। ये सब सोचते सोचते ही मैंने वह जल्दी से घर के सारे काम निपटाए थे। मैं सोने के लिए बिस्तर पर आ चुकी थी, मगर अक्षय अभी तक नहीं आए थे। मैं हैरान थी, न जाने अक्षय आज कहाँ गए हैं। उसकी फिक्र में आधी रात बीत चुकी थी। रात के 3 बजे होंगे जब मुझे किसी की रोने की आवाज आने लगी थी। आवाज तो मौसी जैसी ही लग रही थी। न जाने उन्हें क्या हुआ था जो इस तरह रो रही थी। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गई थी तो सामने का मंजर देखकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गई थी। जमीन पर शिल्पा की लाश पड़ी थी, जबकि मौसी उसके पास बैठकर रो रही थी। अपने पति के हाथों की तरफ देखकर मैं समझ गई थी कि मेरी ननद को मेरे पति ने मार डाला है। मैं आगे ही बढ़ी थी और बोली, अक्षय आपने ये क्या किया? अक्षय बोला, मैंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन का कत्ल कर दिया। जो लड़कियां अपने घर की मर्यादा को संभाल नहीं सकती उनका यही अंजाम होता है। ये सब देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम कर रह गया था। मैं तो थर थर कांप रही थी। मैं बोली, क्या अक्षय तुम भगवान से नहीं डरते? तुम तय करोगी कि किसका क्या अंजाम होता है? तुम्हें यह हक किसने दिया? अगर वह गलत लड़की थी तब भी ये सब जायज नहीं था। मेरी सास भी वहीं आ गई थी। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। मौसी कहने लगी, मीनाक्षी तुम बिना वजह अपने पति का सर मत खाओ। तुम देख नहीं रही, तुम्हारी ननद शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, कैरेक्टरलेस लड़की थी, उसका यही अंजाम होता। मेरी सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अक्षय कहने लगा, मम्मी मैं इस गंदी लड़की का क्रियाक्रम करने जा रहा हूँ। मेरे सास ने नामे सिर हिलाया और बोली, जब तक मैं उसे नहलाऊंगी नहीं उसका क्रियाक्रम करने के लिए नहीं ले जाने दूंगी। अक्षय बोला, इस तरह तो सबको पता चल जाएगा कि ये लड़की अपनी मौत नहीं मरी। नहलाने के चक्कर में बहुत देर हो जाएगी। मौसी जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, मैं नहलाने के बारे में जानती हूँ, मैं उसको नहला देती हूँ। मौसी मुझसे कहने लगी, जाओ तुम पानी लेकर आओ। मैं जमीन पर शिल्पा के लाश के पास बैठी हुई हूँ। मैं अपने ननद के मौत के गम में उठ भी नहीं पा रही थी। मौसी खुद ही उठी। उसने पानी का इंतजाम किया और अक्षय की मदद से लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गई। मेरी सास के रोने की आवाज़ सुनकर सारे मोहल्ले भी आ गए थे। अक्षय ने सारे पड़ोसियों से कह दिया कि मेरी बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और मर गई है। इतनी देर में मौसी ने मुझे आवाज़ दी और बोली, लाश को नहला दिया गया है, उसको आकर ले जाओ। मैं बाथरूम में गई तो मौसी बिल्कुल डरी सहमी सी बैठी हुई थी। लाश को 2 औरतों की मदद से पकड़कर बाहर आंगन में ले आए थे। जवान मौत हुई थी, हर आंख भीगी हुई थी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। सब लोग शिल्पा के बढ़े हुए पेट को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर किसी ने शिल्पा को कैरेक्टरलेस लड़की कहना शुरू कर दिया था। एक ने तो ये भी कह दिया था, लगता है ये लड़की अपनी मौत ही नहीं मरी बल्कि उसके भाई ने उसको मार दिया है। शिल्पा की क्रियाक्रम करने के लिए ले जाने लगे। मैंने उठकर उसके मुंह ढकने की कोशिश की, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई। शिल्पा के मुंह में मौसी की अंगूठी पड़ी हुई थी। शायद नहलाते टाइम मुंह में अंगूठी चली गई होगी। मैंने वह अंगूठी उठाने की कोशिश की। वह जैसे शिल्पा के हलक के नीचे से फिसल कर रह गई थी, वहां से निकलने वाली नहीं लग रही थी। ये समस्या वहां पर मौजूद सभी औरतों ने देखा।
वहाँ भीड़ में एक पंडित जी की औरत ने कहा कि जिसकी अंगूठी है वही निकालेगी तो निकलेगा। मैं मौसी को यहाँ वहाँ ढूंढती रही, मगर वह तो अभी वॉशरूम में ही डरी सहमी सी बैठी हुई थी। मैंने मौसी से कहा, लाश के गले में से आकर अपनी अंगूठी निकाल लो। मौसी बड़ी घबराई हुई थी और मेरे साथ आई। उसने अपनी अंगूठी निकालने की कोशिश की, वह अंगूठी नहीं निकली। पंडित जी की औरत दोबारा कहने लगी कि तुमने अगर लाश को कुछ दान करना है तो लाकर उसके पास रख दो, तुम्हारी अंगूठी छूट जाएगी। ये बात सुनकर मौसी कपकपा गई थी। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बोली, मैंने तो उसकी इज्जत वापस करनी है। वह कैसे वापस करूंगी? मेरी बेटी तो मर चुकी है। मौसी बड़ी दर्द हालत में बोल रही थी। वह कहने लगी, शिल्पा जो बड़ी खूबसूरत थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसे चाहती थी वह मेरी सहेली की बहू बन जाए। शिल्पा मेरी सहेली, उसके बेटे और दोनों से चिढ़ा करती थी। शिल्पा ने इस रिश्ते से मना कर दिया था। मौसी की सहेली का बेटा तो पागल है। तुमने मेरे सहेली के बेटे को बदनाम कर दिया था। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पापा के दोस्त के बेटे से तय हो गया था। ये सब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि मेरी सहेली बहुत अमीर थी और मेरी आए दिन मदद किया करती थी। मेरे घर में पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह मेरी मदद कर देती और बदले में कहती कि तुम अपनी बहन की बेटी से मेरे बेटे की शादी करवा दो। उसका बेटा थोड़ा सा सांवला था और शिल्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिल्पा से मैं अपना बदला लेना चाहती थी। फिर तुम्हारे पिता मर गए। मैंने शिल्पा पर इल्जाम धरने शुरू कर दिए थे। मैंने शिल्पा को कभी किसी लड़के के साथ नहीं देखा था, मगर मैंने ये सब झूठ तुम्हारे भाई से बोलकर शिल्पा को उसकी नजरों में गिरा दिया था। मैंने अक्षय से कहा कि तुम्हारी बहन एक कैरेक्टरलेस लड़की है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने सहेली की बेटी के लिए मांगती हूँ। मगर शिल्पा ने फिर भी घर में बहुत लड़ाई की थी और मेरे सहेली के बेटे को ठुकरा दिया था। मैं अक्षय को तुम्हारे खिलाफ करती रही। मैं हर महीने तुम्हारे घर आती रही और सबसे छुपाकर तुम्हारे खाने में दवाइयाँ मिला दिया करती थी, जिससे तुम्हारा पेट बाहर को आने लगा था। मैं तुम्हें यही कहती थी कि तुम अपना पेट सबसे छुपा कर रखा करो, नहीं तो लोग तुम पर शक करेंगे। शिल्पा मेरी बातों से इस तरह डर गई थी। शिल्पा खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। शिल्पा दुनिया वालों से कट कर रह गई थी। तुम्हारे भाई की शादी हो गई थी, मगर शिल्पा अपने भाभी से भी डर गई थी, कहीं वह तुम्हें बदनाम न कर दे। मैं तो शिल्पा के भाभी को भी तुम्हारे खिलाफ कर चुकी थी। भरी दुनिया में तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दिया था। मेरे दिल को बड़ी आराम मिल रहा था, इसलिए मैंने अक्षय से कहा कि तुम्हारी बहन शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया और उससे कहा कि अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो अपनी बहन को मार दो। देखो, उसने शिल्पा को मार दिया है। मैं बहुत खुश थी। मैं शिल्पा की जल्द से जल्द क्रियाक्रम करवाना चाहती थी। जब मेरी अंगूठी तुम्हारे गले में फंस गई और मेरा हाथ तुम्हारे बदन से चिपक कर रह गया था, मैं उस वक्त बुरी तरह से डर गई थी। यूं ही आधा घंटा बीत गया था। मैं शायद घबरा गई थी। मैंने लड़कियों को आवाज दी, तब कहीं जाकर तुम्हारे गले से मेरा हाथ छूटा। अब देखो, मेरी अंगूठी तुम्हारे होठों से चिपक कर रह गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और मैं तुम्हारे कत्ल में मिली हुई थी। इतना कहकर मौसी ने अंगूठी निकाली तो अंगूठी आराम से निकल गई। हमारे आंगन में उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस ने मौसी समेत अक्षय को गिरफ्तार कर लिया। भगवान का ये चमत्कार! जिस लड़की को सब कैरेक्टरलेस साबित कर चुके थे, अब सब उसकी अच्छाई गिन रहे थे। अक्षय को फांसी की सजा हो गई थी। मैंने उससे डिवोर्स भी ले ली थी। मैं एक कातिल के साथ नहीं रह सकती थी। मौसी की जितनी भी जिंदगी बची है वह अब जेल के सलाखों के पीछे कटेगी और मैं अपने सास को लेकर अपने घर रहती हूँ और जॉब करती हूँ। मैं अपने सास की सेवा करती हूँ, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी औरत हैं और उन्होंने कहा कि तुम भी अपना जीवन साथी चुन लो। मैं तुम्हारा कन्यादान कर दूंगी और मैं समझूंगी कि मैंने शिल्पा को विदा कर दिया है। किसी गैर के लिए अपने बेटे को सूली पर चढ़ा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर उसे वह लड़का पसंद ही नहीं था तो उसमें शिल्पा की क्या गलती थी? क्या किसी को नापसंद करने की सजा मौत होती है क्या? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आखिर सौरभ शोभा को मनाने के चक्कर में एक बार फिर हार गया था। आखिर नतीजा क्या हुआ? शायद बहुत भयानक। उसने ब्लैक कलर के एक खूबसूरत सी नाइटी खरीदी थी।
उस ड्रेस को देखकर वह सर झुकाकर 2 कदम दूर हो गई थी। दुकान वाले के सामने उसका ये व्यवहार उसे अजीब सा लगा था। दुकान वाले ने भी पैक कर दिए। सौरभ के कहने पर दुकान वाले ने मुस्कुराहट से उस ड्रेस को थमा दिया और उसे पैक करने के बाद सौरभ के हवाले कर दिया। बिल पे करने के बाद सब कुछ उठाकर गाड़ी में ले आया था। पहले जो हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी, अब उसने अपने होठों को ताला लगा लिया था। उस अजीब तरह की चुप्पी को सौरभ हैरानी से नोट कर रहा था। आखिर वह क्यों चुप हो गई थी? इस तरह अचानक सौरभ की बढ़ती हुई मोहब्बतें और नजदीकियां उसे क्यों डरा रही थी? घर वापस आने के बाद वह बराबर सौरभ से दूर ही रही, न बातचीत की और न ही उसके पास गई। ये सब कुछ तो उसे अजीब लग रहा था। अजीब उसकी दादी ने उसे बहुत समझाया था वह अपने पति पर ध्यान दे, उसके कमरे में जाए, उसके साथ टाइम बिताए, लेकिन किचन में ही उनके साथ उलझी रही। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे सौरभ के इरादे फिर से ठीक नहीं लग रहे और अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती थी। वह सौरभ को सुकून दे पाएगी जिस सुकून की वह इंतजार में था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर अपने जमीर पर एक बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। जानकी देवी ने खाना बनाते हुए नरमी से उसका हाथ थाम कर उसे समझाया था, इस घर में तुम्हें अपना मजबूत कदम बढ़ाना होगा, सौरभ से अपने मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। तुम दोनों को आपस में सोच का तालमेल भी बिठाना जरूरी है। जानकी देवी और जनक साहब की नजरें भी अब सौरभ पर जमी हुई थी। उसके बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहते थे। जानकी देवी की बात सुनकर वो बस उन्हें देखते रह गए। शोभा, मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे इसी महीने खुशखबरी सुना दो। विश्वास करो, मैं तो फूले नहीं समाऊंगी। जैसे ही 3-4 दिन तुम्हें बीत जाए और तुम्हें लगे कि खुशहाली की उम्मीद है, मुझे जरूर बताना। मैं अपनी बहू का इस तरह ख्याल रखूंगी, उसे चारपाई से नीचे कदम नहीं रखने दूंगी। वो मोहब्बत से ये सब बातें बता रही थी। वह बस अपने पैरों को आपस में मसल कर रह गई। अब उन्हें क्या बताती कि उसे तो इन सब से घबराहट हो रही है और ये चीज उसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देती है, एक डर पैदा कर देती है जिसे बांटना आसान नहीं होता। उसने कोशिश की थी कि डिनर के बाद वह सारा काम अपने हाथों से ही करे और उस वक्त कमरे में जाए जब सौरभ गहरी नींद में जा चुका हो। डिनर के वक्त जानकी देवी ने उसे और सौरभ को अपने भाई के घर जाने की खबर दी थी। कल लंच उनके घर पर है। वह शादी के खुशी में सबको लंच पर बुला चुके हैं। तुम जाकर सौरभ से ये बात कह देना कि वे घर पर ही रहे। एक बार और जानकी देवी शोभा के कान में ये बात डाल रही थी कि वह कल तैयार रहे, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसने हामी भरते हुए मान लिया था, लेकिन अब सौरभ के उस बिगड़े हुए इरादों के बावजूद उसके कमरे में जाना उसे एक भयानक सीन लग रहा था जिसकी वह सोच सोचकर ही बहुत डर रही थी। अपने जिस्म की हालत और कमर में उठता दर्द, आंखों के आगे धुंध छा जाना, खुद अविश्वास की कमी ने उसे उस दोहराहे पर लाकर खड़ा किया था कि उसका बस नहीं चल रहा था। वह सौरभ की नजरों से दूर होने के लिए वह यहाँ से भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ पर उसकी वापसी नामुमकिन हो, जबकि दूसरी तरफ सौरभ बेताबी और बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहा था। वह दिन भर कमरे में नहीं आई थी। अगर किसी काम के बारे में कमरे में आई थी तो अगले ही पल कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। सौरभ की बेताबी अपने चरम सीमा पार कर रही थी। उसे अपनी मीठी बातों से पिघलाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था वह उसके पास रहे। शारीरिक संबंध तो बहुत दूर की बात थी, वह तो कभी भी बन सकता था, लेकिन उसकी नजदीकियां और बातचीत, मोहब्बत जरूरी थी। वह चाहता था वह घर में किसी की नजरों के जिद में ना आए, इसलिए बेचैनी से उसका इंतजार करता रहा तब तक जब तक कि उसके पास आने की उम्मीद ही खत्म नहीं हो गई। वह एक दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके लेट गई थी और सोच लिया था जब उसे विश्वास हो जाए कि सौरभ सो चुका है तभी वो अपने कमरे में जाएगी। वह ये नहीं जानती थी कि उसके लिए ये हरकत सौरभ को उससे कितना गलत सोच पैदा करा सकती थी। ऐसे ही हुआ। सौरभ उसका इंतजार करते करते बेड पर लेटते ही गहरी नींद की वादियों में चला गया था और जब उसे अंदाजा हो गया कि सौरभ कमरे में अब उसके लिए नुकसान नहीं है तो वह उस वक्त कमरे में गई और उसे ये देखकर सुकून हुआ था कि सौरभ सच में गहरी नींद में सो रहा था। वो बहुत हल्के अंदाज में कदम उठाकर बेड के पास चली गई और सोने के लिए लेट गई। सुबह जब पूजा आराधना के लिए उठी थी और कमरे से बाहर चली आई थी, सौरभ जब नींद से जागा तो उसे हद तक उसकी अपनी नाकदरी उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसने उस लड़की के बारे में क्या सोचा था और वह उसे क्या महसूस करवा रही थी। अगर उसे इस रिश्ते को और ज्यादा नहीं बढ़ाना था तो उसे साफ शब्दों में कह दे।
फिर अपने घर वालों से बात करे, अपने दादी से बात करे। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है उसे। और अब उसने सोच लिया था कि वह खुले शब्दों में कह देगा वो पूरी तरह उसके तरफ से आजाद है। अगर उसे कोई पसंद है तो वो यहाँ से चुपके से जा सकती है। वह अब पूरी तरह से उससे लापरवाह हो गया था। उसके तरफ एक नजर उठाना भी उसे अब बुरा सा लगता था, जबकि वह लड़की जो कल तक उसके लिए बस एक पसंद थी, अब उसे सिर्फ एक बोझ लग रही थी। वह नहीं चाहता था कि उसके बारे में कोई भी गलत बात हो, लेकिन वह उसे दूर होता चला जा रहा था। वह जानता था कि ये चीज इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत नुकसान साबित हो सकती है। जाने से कुछ देर पहले ही वह तैयार हो गई। खूबसूरत वेलवेट की साड़ी में वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, सर से लेकर पैर तक, जो उसे और ही खूबसूरत बना रहा था। अपने बालों को छोटा सा क्लेचर में फंसाकर पूरा बाल बिखेर रखा था। उसमें उसकी खूबसूरती और निखर रही थी, जो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो भला की हसीन लग रही थी, लेकिन अब उसके अंदर कोई चाहत बाकी नहीं थी। वे बार बार हर बात के लिए जानकी देवी का सहारा ले रही थी। वहां सब कुछ मामूली के हिसाब से था। सबने अच्छे तरीके से स्वागत किया था। सौरभ की कजन बड़े हंसी मजाक में उसे छेड़ रही थी, लेकिन शोभा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। वह जब उसके तरफ से कोई रिएक्ट नहीं देखा तो उसकी कजनें चुप हो गई थी। खाना अच्छे माहौल में शुरू हुआ था। जब सौरभ के करीब बैठकर उसने खुद को कंफर्टेबल महसूस किया था। सौरभ अच्छी तरह से महसूस कर रहा था कि वह बार बार अपने पैरों को बदलते हुए न जाने क्या महसूस कर रही थी। बार बार वह अपने कपड़ों को संभाल रही थी। उसके कांपते हुए हाथ, उसका पीला पड़ता चेहरा उस सोच में डूबा हुआ था। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसका खाने की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं था और अचानक ही उसने सौरभ के घूरने पर उसने अपना हाथ, पहली बार वह खुद से उससे कोई बात करना चाहती थी। सौरभ महसूस कर गया था, उसके तरफ झुक गया। क्या हुआ, तुम यहाँ कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? सब लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ है, अच्छे तरीके से खाओ। बहुत नरमी से वो बात कर रहा था, जैसे कि कोई नए जोड़े एक दूसरे से बात करते हों। ज्यादा कुछ महसूस न हुआ, लेकिन अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी कमर पर, कभी टेक लगाकर बैठ जाती। सब कुछ बहुत अजीब था। सौरभ उसके वजह से परेशान और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जब वो अचानक उठी, सब लोग उसके तरफ ध्यान दिए थे। खाना खाते हुए यूं बीच में उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह उसके मैनर्स पर भी बात आ सकती थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह सौरभ की तरफ झुकी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज घर चलिए, वह धीरे से कह रही थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। न जाने क्यों वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पीछे का हिस्सा ढकती थी और वह इधर उधर निगाहें डालती थी। सौरभ को देख रही थी। सौरभ ने बात को संभालने के लिए उसके हाथों को थामा। क्या हुआ, तुम्हें फिर से बुखार हो रहा है? जानकी देवी ने नोट किया था उसे बुखार है। वह जल्दी से ना में सिर हिला गई। सौरभ फिर से शर्मिंदा हुआ था। असल में इसे रात भी बुखार था और दोबारा उसकी तबीयत खराब हो रही है। क्या मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? वह अब शोभा की आंखों में देखकर बात कर रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में उसे बता रहा हो कि वह उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाए। आज उसकी वजह से उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की उसके लिए कितनी शर्मिंदगी और बेचैनी बन जाएगी। वह तो खुद बहुत ही माइंडेड रहने वाला आदमी था, लेकिन ये लड़की अजीब थी। सबसे माफी मांगते हुए उसे गाड़ी तक ले आया था। दोबारा गाड़ी में बैठ गई। सर झुकाकर न जाने वह क्यों रो रही थी। भीगी भीगी पलके और मुंह लाल था। बड़ी टेंशन में लग रही थी। क्या समस्या है तुम्हें? कैसे तबीयत खराब हुई तुम्हारी? घर में तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, अब यहाँ आते ही तुम्हारा तमाशा खड़ा हुआ है। वह अपने टोन से ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि शोभा ने इतनी अजीब हरकतें करके इतनी अजीब और बचकाना हरकतें की थी। सौरभ, मेरी तबीयत सच में खराब हो रही है, मुझे प्लीज घर पर लेकर चलो, वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। वो बेचैनी से अपने होंठ को चलाते हुए उसने कह दिया था। फिर सर झुका लिया था, जैसे कि बहुत अजीब बात करती हो। अब सौरभ काफी हद तक उसकी बातों को समझ चुका था। उसका नर्वस होना ठीक ही तो था, अनकंफर्टेबल होना भी अब समझ आ चुका था। वह किस तबीयत खराबी की बात कर रही थी। इसलिए वह चुपचाप गाड़ी घर के तरफ मोड़ लिया। अब दिमाग में कई सोच उसके उभर रहे थे। न जाने वे लोग क्या सोचते होंगे इनके बारे में, लेकिन उस वक्त उसकी तबीयत ज्यादा जरूरी थी। वे अपने घर पहुंच चुके थे। वह सीधा अपने कमरे में चली गई। वह भी उसके पीछे ही कमरे में आया था। सोफे पर बैठकर मोबाइल निकालकर जानकी देवी को बताने लगा।
वे जनक के साथ घर वापस आ जाएं, क्योंकि शोभा की तबीयत खराब होने की वजह से वे लोग घर वापस आ गए हैं और अब शोभा यहीं पर रेस्ट कर रही है। जानकी देवी ने उसे कहा था शोभा का ख्याल रखे और फिर से काफी देर तक बाथरूम में घुसी रही। सौरभ को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी। न जाने उसकी तबीयत को क्या हुआ था, वह ठीक भी है या नहीं, उसके पास कोई सामान था या नहीं। उसके दिमाग में अजीब से सवाल उठ रहे थे। जब वॉशरूम के दरवाजे के पास गया, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मुझे बता सकती हो, उसने बिल्कुल नरम शब्दों में कहा था, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल चुप्पी छाई रही। फिर काफी देर के बाद वह बाहर निकली थी, अपने गीले हाथों को साफ करते हुए अजीब परेशानी में थी। बार बार सौरभ को देखते कुछ बेचैन सी महसूस कर रही थी। सौरभ जाकर उसके पास बैठ गया। क्या बात है? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? उसके चेहरे को देख रहा था। मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके सवालों पर सौरभ सर पकड़कर रह गया था। अभी तो तुम वहां से उठकर आई हो ये कहकर कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अब तुम कह रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिर तुम क्यों मुझे पागल बना रही हो या खुद पागल हो? वह गुस्से से दहाड़ा था। उसकी दहाड़ पर वह हिलते हुए उसे देखते रह गई। ऐसा तो कुछ नहीं है सौरभ, उसने बात को संभालना चाहा, लेकिन सौरभ गुस्से से लाल हो गया। असल में ये तुम्हारे बहानेबाजियां हैं ताकि तुम्हें मेरे पास आना ना पड़े, मेरे रिश्तेदारों से तुम्हें बात न करना पड़े। सच बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? वह इस बात को किस तरफ लेकर जा रहा था। शोभा बस अपनी बड़ी बड़ी भीगी आंखों से उसके चेहरे पर गाड़े खड़ी बस रोने को तैयार थी। खबरदार, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकला तो आज तुम्हें हकीकत बताना ही होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हें किसी और की जिंदगी में शामिल होना है तो मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ना तो मेरे पास आती हो, ना मुझसे अपनी कोई बात शेयर करती हो। आखिर तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अगर तुम कोई बात बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, तुम्हारी हर बात अपने आप जान जाऊंगा। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, अपने कर्तव्य से भी पीछे हट रही हो। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? खोखला रिश्ता जिसके बनावट से अब मैं तंग आ गया हूँ। इस रिश्ते को साथ लेकर चलना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। उसने बड़ी हिम्मत की थी, आगे बढ़कर सौरभ के हाथ थाम लिए। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी तबीयत सच में खराब है। वो बुरी तरह से रो रही थी। सौरभ ने उसको हाथों को झटक दिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा खुद से तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हें ही मेरे पास आना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस रिश्ते को बचाने की चाहत मुझसे या मोहब्बत हुई तो खुद मेरे पास चलकर आना पड़ेगा। जब तक तुम पहल नहीं करोगी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। अब तुम मेरे प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसती रहोगी। ये सौरभ का वादा है और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना दूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। सौरभ ने गुस्से से कहते हुए हाथ झटका, कमरे से बाहर चला गया। वह रोते रोते फर्श पर बैठ गई, अपना चेहरा अपने हाथों पर गिराकर वह बहुत रो रही थी। उसकी चाहत थी कि वह उसे मोहब्बत करे, लेकिन हालात उसके बिल्कुल उलट चल रही थी। वह जितना उसके करीब आने की कोशिश करती उतना ही उससे दूर होती चली जा रही थी। अब तो सौरभ ने साफ शब्दों में कह दिया था वो कैसे उसके पास जाएगी। बेचैनी उसके नस नस में फैलने लगी थी। एक तरफ उसकी बढ़ती तबीयत खराबी, उसके शरीर से सफेद पानियों का बहाव उसे बहुत शर्मिंदा कर देता था। वाकई उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। वह दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। सफेद पानी का बहाव उसे बहुत परेशान कर देता था। अब तो उस पर गलत इल्जाम लगा चुका था। वो मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसका करैक्टर ठीक नहीं। वह इस बात को कैसे साबित करती? ऊपर से सौरभ की शर्त कि तुम मेरे पास आओगी, ये ख्याल उसके दिल को हिलाकर रख गया था। एक साधारण और अकेली लड़की ये काम कभी नहीं कर सकती थी। और फिर उसके दादी ने भी उसके दिमाग में उल्टी बातें डाल दी थी। जो लड़कियां खुद किसी मर्द के पीछे जाती हैं उस लड़की का किरदार अच्छा नहीं होता और वे आदमी उसे कभी भी अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता। ये ख्याल आते ही वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। अब सौरभ ने भी ये कहा था वो मेरे पास खुद चल कर आएगी। वह इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि एक तरफ उसकी तबीयत, दूसरी तरफ उसका और सौरभ का रिश्ता, उस पर से ये कि वह खुद उसके पास चलकर जाए तो ये कैसे हो सकता था। अब ये ख्याल उस पर हावी हुआ था। वह कभी भी ये घटिया काम नहीं करेगी। अगर इस तरह रहा तो ठीक है, वरना मैं अपनी समस्याओं को अपने भगवान के ऊपर डाल दूंगी। भगवान की मर्जी समझकर चुप हो जाऊंगी, लेकिन खुद से कभी सौरभ के पास नहीं जाऊंगी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में?
अब शोभा का इस तरह की मुसीबत से दिमाग उलझा हुआ था। 100 तरह की परेशानियां थी, उस परेशानियों का कोई हल नहीं था सिवाय उसके वह रो रो कर बिताए। जब सौरभ अपने कमरे में गहरी नींद में जाता तब शोभा उस कमरे में कदम रखती थी और जाकर चुपचाप बगल में लेट जाती थी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद अजीब सी समस्याओं में पड़ गई थी। सौरभ ने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अगर वो बेड पर सोती तो वह सोफे पर जाकर सो जाता, सारे काम खुद करता, माँ बाप के सामने अच्छे मूड में रहता। लेकिन कमरे में आने के बाद वही रूटीन रहती। अब उससे बात नहीं करता, बात बात पर लड़ता, उसकी किसी बात पर भी ध्यान नहीं देता और उसके तरफ से वो पूरा लापरवाह हो गया था। उसे देखकर वह सुलगती जा रही थी। एक तो उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, दूसरा उस आदमी की ऐसी हरकतें। उस शादी को करीब 1.5 महीना बीत चुका था जब जानकी देवी ने उसे बड़ी गहरी और जांचती नजरों से देखा। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई जब से तुम्हारी शादी हुई है? वह जांचती हुई नजरों से उसे देखकर पूछ रही थी। उसने नाम में सिर हिला दिया और जानकी देवी के चेहरे मुस्कुराहट में ढीले हुए। अरे भगवान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हे भगवान, तुम्हारी शादी को 1.5 महीना बीत चुका है, तुम्हारे पीरियड्स नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारे घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, यानी कि कोई खुशी मिलने वाली है। और यूं वो खुश होती हुई जानकी देवी को देख रही थी। वह तो अब ऐसे आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई हो। यहाँ पति के साथ मेरी कोई भी समस्या ठीक नहीं और यहाँ जानकी देवी उन्हें प्रेगनेंसी की चिंता लगी हुई है। लेकिन समस्या यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जनक साहब के सामने सौरभ को गले लगाकर उन्होंने उसका माथा चूम लिया था। हे भगवान, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे घर खुशहाली आ रही है। तुम अस्पताल लेकर जाओ, चेकअप करवा लो। कभी कभी ऐसा ही होता है, कोई निशानी नहीं दिखाई देता। तुम दोनों के चेकअप के लिए जाना होगा ताकि डॉक्टर तुम्हें बता दे और मैं उसकी पूरी जांच कर लूँ। बच्चा तो सेहतमंद होना चाहिए ना। उसकी माँ काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने एक नज़र शोभा के चेहरे पर डाली, उसकी नज़रों को समझते हुए सर झुका गई। अभी ये एक और मुसीबत थी। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि तुम दोनों अभी फ्रेश होकर आओ और जाओ सीधा डॉक्टर के पास। तब सौरभ ने थके हुए शब्दों में माफ़ी मांग ली थी। सुबह जाएंगे प्लीज़, मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। उन सब समस्याओं से घबराकर वह सीधा अपने कमरे में चला गया। अब वो क्या बताता अपनी माँ को। ऊपर से उसकी पत्नी तो अब मुसीबत में फंस चुकी थी। इधर सौरभ सोच चुका था कि वह उसके साथ वह अपनी दूरियों को बढ़ाएगा तो वो खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। उसे अंदाजा होगा कि वो अपने पति को नाराज करके उसने अच्छा नहीं किया है और कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था और अगली सुबह ही जानकी देवी ने तो सारा घर सर पर उठा लिया था कि वह शोभा को डॉक्टर के पास ले जाए और जल्दी से खुशहाली लेकर वापस आए। वह तो नई खुशखबरी की ताक लगाए बैठी थी। वह खुशखबरी तो आने से रही। गाड़ी में बैठते ही उसने शोभा पर सख्त नजर डाली। क्या तुम माँ को बता नहीं सकती? फिर शोभा ने अपना सर झुका लिया। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वह कुछ उलझी उलझी नजर आ रही थी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वह गुस्से से बोला था, लेकिन वह आंखों से खिड़की के बाहर देखती रही। तब उसे अंदाजा हुआ था कुछ है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह न जाने क्यों इतनी डिस्टर्ब नजर आ रही थी। उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली और कुछ ही देर के बाद वह डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने बड़ी बारीकी से पूछताछ की। सौरभ भी वहीं बैठा था। वह लेडी डॉक्टर थी और उससे खुलकर बात कर पा रही थी। और जब उसने अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो सौरभ के पैरों तले से जमीन निकली थी। लड़की तो कितनी अच्छी थी, उसके दिमाग में गलत बातों के दबाव ने कितना बीमार कर दिया था। सफ़ेद पानी का बहाव पीरियड से पहले चालू था और ये बात उसने कभी न बताया था। लेकिन जब दादी को बताया तो दादी ने कहा जब तुम्हारी शादी होगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। भला शरीर के अंदर कोई कमी हो जाए तो शादी से कैसे ठीक हो सकता है? ऐसी समस्याओं का सामना कई महिलाओं को करना पड़ा था। और आज जब उसने खुलकर बात की तो डॉक्टर ने बताया ये तो बहुत गंभीर समस्या है और तुम बहुत लेट आई हो। तुम्हें पहले ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। इसके लिए तुम्हें दवाई खाना पड़ेगा और परहेज भी करनी पड़ेगी और कुछ ही महीनों में तुम्हारी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि तुम इतना शर्मा कर बता रही हो। तुम खुद भी तो डॉक्टर के पास आ सकती थी। सौरभ चुप से उसे ही देखता रह गया। अब सौरभ को सारी बात समझ में आ गई थी। बहुत शर्मिंदा थी। उसने अंदाजा लगा लिया वह क्यों इतनी डर रही थी।
उसे उसके पास जाने से डर लगता था। उसकी बीमारी उसके सामने आ जाती। अब डॉक्टर ने दवाई दी थी और परहेज बताया था। उसे घर ले आया, उसे अपने सामने बिठाकर उसके हाथों को थाम लिया था। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे पहले ये सब नहीं बता सकती थी। बहुत नरमी से बात कर रहा था। वह बस सर झुकाए रोती रही। दादी ने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी। मैं ये सब सहने के कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं दिन में अपने कई पैड्स बदलती थी। मेरे सारे पैड्स गीले हो जाते थे। वह किस तरह घबराई हुई थी। उसने नरमी से उसे अपने साथ लगाया। कोई बड़ी समस्या नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। हर बात मुझसे शेयर कर लेना चाहिए था। मैं तुम्हारा पति हूँ। पहले हम दोनों के बीच एक दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। उसके माथे पर होंठ रखकर वह धीरे से उसके बालों को सहला रहा था। तब शुरुआत हुई थी उसके इलाज की, जो पहले उसने शर्मिंदगी के आड़ में कभी न बताया था। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। लड़कियों के मामले में इतना शर्म करना अच्छी बात नहीं। अगर कोई समस्या है तो वह खुलकर बता दें। वह डरी हुई नजरों से देखते हुए इस बात को बताते, ये शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की बीमारियां वह शादी से जोड़ देते हैं। ऐसी बीमारियों को उम्र और हिसाब से भी जोड़ देते हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए ऐसी समस्या हो रही है। ये सब बहुत बड़ा जाहिलपन है। यही शुरुआत होती है इन सारी समस्याओं की, जो धीरे धीरे इंसान को निगलना शुरू कर देते हैं। यहाँ सौरभ तो समझदार था। अगर पति समझदार न होता तो उस लड़की के कैरेक्टर पर भी बात आती और वो पहले ही बीमारी से जूझ रही होती। ऊपर से उनके कैरेक्टर पर बात आ जाती, फिर वह दिमागी तौर से भी बीमार हो जाती, बिन कुछ किए हुए गुनहगार बन जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं को नज़रअंदाज न किया जाए और फौरन डॉक्टर से इस समस्या के बारे में बात की जाए तो ऐसी कई अनहोनी से इंसान बच जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सौरभ के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ तो उसका लाइफ पार्टनर, क्राइम पार्टनर बनने वाला था। अब हर बात उसके साथ शेयर करना, उसे एहसास दिलाना, उसके साथ ही उसके मेडिसिन का ख्याल रखना, उसका प्रॉपर डाइट का भी ख्याल रखना। लेकिन उस बीच एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और ना ही उसको इस चीज़ की कोई चाहत हुई थी। 2-3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। वह इस हद तक ठीक हो चुकी थी, अब उसको सौरभ की चाहत होने लगी थी। अपनी मर्जी से सब कुछ पहन लेती थी। किसी भी तरह की कमजोरी उसके पास नहीं थी। वह फूलों की तरह दिन ब दिन खिलने लगी थी और उसकी सारी समस्या से छुटकारा दिलाने में सबसे बड़ा उसका पति का हाथ था, जो उसके सर का ताज था और उसके सर पर खड़ा था। उसे हमेशा एहसास दिलाता रहता। उसके साथ अब उसे पहली फुर्सत में उसे अपने करीब करके अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था, जिसका वह हकदार थी। उसने ये बात भी बता दी थी कि उसके दादी ने उसके दिमाग में कौन सी बात डाली थी। अगर कोई लड़की खुद से किसी मर्द के पास जाती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती। ये बात जानकर सौरभ बिल्कुल हैरान हुआ था। एक औरत ही औरत की कितनी बड़ी दुश्मन बन जाती है, चाहे उसके खुद ही चाहने वाले हों। इज्जत के नाम पर इस तरह की बातें दिमाग में डाल दी जाती है। सौरभ भी अब उसे बेहद चाहने लगा था। अब सारी बातें क्लियर हो गई थी और आज पहली बार सौरभ की लाई हुई नाइटी पहनकर उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि रोज रोज जनक देवी की बातें अब उसे चुभने लगी थी। उनको अब बच्चा चाहिए था और बच्चा जब होता जब वो सौरभ के करीब जाती। आज उसने ठान लिया था कि आज जो कुछ हो जाए वह अपने पति को वह अपना सब कुछ सौंप देगी, क्योंकि अब खुद से ज़्यादा सौरभ पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि वह उसकी इतनी देख रेख कर रहा था। और जैसे ही उसने उसे उस नाइटी में देखा तो अपना होश खो बैठा था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका दूधिया गोरा रंग कमाल का ही लग रहा था। वह शोभा को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया था। शोभा उसके इतने करीब आ रही थी कि उसकी धड़कनें खुद ही बेकाबू हो रही थी। शोभा भी कांप रही थी, लेकिन अब उसके अंदर बहुत विश्वास था। उसके सामने आते ही सौरभ ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर बिठा चुका था। वह सौरभ से कहने लगी, सौरभ, अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सौरभ ने एक आंख दबाकर कहा, क्या तुम तैयार हो? वह मुस्कुराकर उसके कॉलर को पकड़ गई। हाँ सौरभ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर मुझे विश्वास दिलाइए, मुझे टच कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। शोभा ने तुरंत उसके होठों पर किस किया तो सौरभ बेकाबू हुआ था। उसके कमर में हाथ डालकर उसके नाइटी की डोरियों को खोल चुका था। वो बिना कपड़ों के सौरभ के सामने थी। सौरभ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। सौरभ उसके होठों पर झुकता, उस पर बरस पड़ा था। आज उनकी सुहागरात थी, लेकिन सौरभ कितना तड़पा था। आज शोभा बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी।
उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। कुछ ही देर में पूरी आहें और सिसकियां गूंजने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। उनको सांस लेने तक की फुर्सत ना थी। बार बार गला सूखता तो सौरभ और शोभा पानियों का घूंट भरते, फिर अपने काम में मगन हो जाते। पूरी रात उन्होंने इसी तरह बिता दी। शोभा अपने चीखों का गला दबाकर उसका भरपूर साथ दे रही थी। वह अपने मीठे दर्द को भी भूल चुकी थी। आज वह सौरभ को किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी और ऐसा ही हुआ था। सौरभ ने उसे जी भरकर मोहब्बत दी थी। सुबह वह सौरभ से माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपकी किसी भी प्यार का जवाब सिर्फ प्यार से ही मिलेगा, बल्कि आपके बढ़ाए गए एक कदम के बदले 100 कदम बढ़ाकर आपके पास सिमट जाऊंगी। उस खूबसूरत मोहब्बत पर वह दिल जान से फिदा हो गया था। सामने खड़ी लड़की उस पर अधिकार रखती थी। पूरे अधिकार से अपनी बाहों का हार गले में डाल लिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उसके बाद उसे किसी भी चीज की चाहत न हुई। वह उसे यूं प्यार करता जैसे दो दो लहरें आपस में टकरा रही हों, एक दूसरे में गुम हो जाते। उसके 4 महीने के बाद शोभा ने सच में ही खुशखबरी सुना दी थी। शोभा प्रेग्नेंट हो गई थी। जानकी देवी और जनक साहब तो खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। घर में उन्होंने फंक्शन रखी थी। बड़े ही प्यार से अपनी बहू का उन्होंने गोद भराई करवाया था। वह शोभा का बहुत ख्याल रख रही थी, खाने से लेकर पानी से लेकर, और उसके सोने तक का उन्हें बहुत ख्याल था। जानकी देवी की शोभा सबसे छोटी बहू थी, लेकिन उसने उनको दादी बनाने का सुख दिया था। बाकी लड़के तो बाहर विदेश में थे, उन्होंने अभी तक कोई बच्चा नहीं किया था। आज उन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों को बुलाया था। जानकी देवी और जनक साहब फूले नहीं समा रहे थे। 9 महीने के बाद शोभा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। उनके घर में खुशियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। उसकी दादी भी बहुत खुश थी। शोभा की दादी भी अब उसी के साथ रहने लगी थी। जनक देवी और उसकी दादी दोनों मिलकर उस बच्चे को पाल रहे थे। सौरभ और शोभा की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अगले पल उठने वाली हर लहर एक मोहब्बत के समुंदर में बदल जाए। इतनी छोटी सी बीमारियों को भी लोग कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल आम सी समस्या है जो अंदर ही अंदर दिमाग को कमजोर कर देता है और हम शर्मिंदगी की वजह से किसी के सामने बोल भी नहीं पाते। अगर अपनी माँ के सामने ये बात बोल भी दे तो वह उसे उसी वक्त उल्टा डाल देती है, ये सब शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसी समस्याओं के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं। ये समस्या किसी भी उम्र के औरतों को हो सकते हैं। और अपने आसपास मौजूद अपने प्यारों का ख्याल जरूर रखना। आप उन्हें अपने हाथों से किसी ऐसी परेशानी में ना धकेल दें जिससे वह दिमागी तौर पर मरीज बन जाए। तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। आप हाथ मलते रह जाएंगे। और रही बात पति पत्नी की, अगर वे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी हर समस्याओं में दिलचस्पी लेता है, तो जरूर वह तुम्हारी बीमारी को सीरियसली लेकर डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं तो ऐसे मर्द भी होते हैं, उन्हें औरतों से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें ऐसी समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता। ऊपर से वे तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, तुम्हें दिमागी तौर से मरीज बना देते हैं। ऊपर से लोग उस लड़की को या उस औरत को बदचलन साबित कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें ही अपने रिश्ते को चलाने नहीं आया। अच्छा पति मिल जाता है और ये सब तो भगवान ने जोड़ी बनाई है और इस रिश्ते को बड़े दिल से स्वीकार किया जाता है। हमेशा एक औरत की ही दुश्मन रही है, अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसी सोच रखने वाली औरतें अपनी बेटी या अपने प्यारों को ही दिमागी मरीज बना देते हैं। अगर उसका पति अच्छा है, सब कुछ संभाल जाता है, नहीं तो उसकी जिंदगी नर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।